नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 2016 की नोटबंदी याद होगी आपको, जब देश भर की बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती थी। लोग बंद हो चुके नोटों को बदलवाने के लिए घंटों इन कतारों में खड़े रहते थे। जनता को तकलीफ तो खूब हुई, लेकिन सरकार ने दलील दी कि नोटबंदी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि इससे काला धन की रोकथाम होगी, देश की अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब वो प्रभाव कितना पड़ा, उसको लेकर तमाम आर्थिक जानकारों की अलग अलग दलीलें हैं, उनके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन जहाँ तक अपराधियों का सवाल है, तो अपराधी सरकार या जांच एजेंसियों के साथ वो खेल खेलते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। सरकार जहाँ काले धन के रोकथाम के लिए कई कड़े तरीके अपनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये अपराधी भी उससे बच निकलने के लिए और अपना काला कारोबार चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने ऐसा ही एक बड़ा मामला आया है, जिसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है और इसमें अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक बड़े काले धन के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें कि 269 शेल कंपनियां और 12 पार्टनरशिप फर्म बनाकर भारत से काला धन विदेश भेजा जा रहा था। और इस काम में कुछ बैंक कर्मचारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी भूमिका रही है। दरअसल ये पूरा मामला जो है पिछले साल से शुरू हुआ। इस मामले की जांच जब पिछले साल ठाणे पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड के मामले की जांच शुरू की, जिसमें कि करीब 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। जब वो जांच आगे बढ़ी तो ठाणे पुलिस को लगा कि ये मामला तो बहुत बड़ा है, और फिर इसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में एक आदमी का नाम सामने आया, जिसका नाम था जितेंद्र पांडे। जितेंद्र पांडे नाम का ये शख्स एक बड़ी नामचीन बैंक में बैंकर का काम करता था, रिलेशनशिप मैनेजर भी था, और ये पता चला कि वही इस पूरे रैकेट का किंगपिन था। उसने किया ये था कि काले धन को बाहर भेजने के लिए, जिनको भी काला धन बाहर भेजना होता था, उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसने 269 शेल कंपनीज बनाई थी। इन शेल कंपनीज के ज़रिए काले धन को बाहर भेजा जाता था, और ये शेल कंपनीज जिनको पैसा भेजती थी, उसके लिए 12 पार्टनरशिप फर्म्स बनाई गई थी, जो कि हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड के पतों पर थी। तो ये 269 शेल कंपनियां और 12 पार्टनरशिप फर्म्स के जरिए ये पूरा काला कारोबार चलता था। अब जब ठाणे पुलिस ने इस तरह की एफआईआर दर्ज की, तो उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के भी कान खड़े हो गए, और इस साल की शुरुआत में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस मामले की जांच शुरू की और जितेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र पांडे की गिरफ्तारी के बाद छापों का सिलसिला शुरू हुआ। मुंबई, ठाणे, वाराणसी, पटना, यहाँ पर छापेमारी की गई। बड़े पैमाने पर नकद और जेवरात बरामद किए गए। कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिनके आधार पर ये पूरा रैकेट चल रहा था। एक एक करके कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई। जांच में ये भी पता चला कि ये पूरा रैकेट कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद से चल रहा था। दरअसल किया ये जा रहा था कि जो पैसा बाहर भेजना होता था, वो इस तरह से बताया जाता था कि ये जो शेल कंपनियां हैं, इन्होंने चाइना से या दूसरे देशों से कुछ माल मंगाया है, और माल मंगाने के एवज में जो लॉजिस्टिक्स के चार्जेस होते थे, उसको चुकाने के एवज में, उनका भुगतान करने के एवज में बाहर पैसा भेजा जा रहा है। इस मामले में कई बैंकों के कुछ शाखाएं थी, कुछ विशेष ऐसी शाखाएं थी, जिनके जरिए इस तरह का फ्रॉडुलेंट लेन देन किया जा रहा था। उन शाखा के बैंक अधिकारियों के साथ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है, और आशंका जताई जा रही है कि ये रैकेट फिलहाल जितना बड़ा है, अभी तक 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, इससे और कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसमें कई और ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। आने वाले वक्त में कुछ और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। कैमरामैन संदेश बायकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।